इस कहानी के लेखक है राहुल सोनी। शायद खेल शुरू हो चुका है। सुनैना की बात सुनकर दबी आवाज में विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जितने भी मोमबत्तियां हैं वह सब जलाते हैं। ठीक है, जो कहा है उसमें से एक बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। सचिन की बातें सुनकर विविध और शुरू की और सुनैना के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चलने लगा तो सचिन और अतुल दबे पैरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज किए दूसरे फ्लोर की मंजिल पर चलने लगे। सभी बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। निचले फ्लोर पर सुनैना पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायजा लेती और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर मोमबत्ती जलाकर उसे वहां रख देती। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कोने में रोशनी करनी थी और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी होने का अंदेशा था। इसीलिए उन्हें कमरे में सिर्फ रोशनी ही नहीं करनी थी, बल्कि उस पूरे कमरे की अच्छे से तफ्तीश कर राहुल को भी ढूंढना था। साथ ही अगर एक भी कोना अंधेरे में गिरा रहता है तो वे आत्मा है उनमें से हर एक को उसी घने अंधेरे में घसीट कर ले जाएंगी। एक एक का रूम खोलते हुए वहां पर मोमबत्ती को लाइटर से जलाकर रख दिया। विवेक सिर्फ उसके साथ डरा सहमा सा चला रहा। दोनों चलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। वैसे ही दबे कदमों से सुनैना एक दरवाजे के पास रुकी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी विवेक ने कुछ आहट महसूस की। उसने हाथ के इशारे से सुनैना को दरवाजा खोलने से रोका। सुनैना ने गर्दन से ही इशारा करते हुए उसे पूछा और विवेक ने अपने हाथों से उसे चुप रहते हुए गानों से दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सुनैना ने डरी सहनी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डर के मोहरे सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। सांसें रोककर वो सहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी, पर उसे तो कोई भी आवाज या कोई ऐसी आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने दोबारा गर्दन हिला कर विवेक से सवाल किया, पर विवेक ने उसे वैसे ही चुपचाप बिना हिले खड़ा रहने के लिए हाथों से इशारा किया। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि जरूर कुछ है। विवेक ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सोलेना से बिल्कुल आवाज ना करने का इशारा किया। इधर सचिन और अतुल टॉर्च की रोशनी में एक एक रूम के अंदर जाते हुए पूरी सावधानी के साथ मोमबत्तियां जलाने लगे। मैं दोनों भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर उसके भीतर का जायजा लेते हुए सचिन ने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही कमरे के भीतर से एक अजीब सी गंध उनके नाक के भीतर घुस गई। उस गंध से सचिन घासने लगा। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह ढक लिया ताकि खांसने की आवाज ना आए। सचिन दबे कदमों से दरवाजे के भीतर चला गया। उसके पीछे अतुल भी दबे कदमों से अंदर आया और अंदर पैर रखते ही उसे भी वही बदबू महसूस हुई। एक हाथ में टॉर्च ठीक से पकड़ते हुए उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह ढक लिया। सचिन ने कमरे के भीतर मोमबत्ती जलाकर एक जगह पर रख दी। तभी अतुल ने टॉर्च की रोशनी बाथरूम के दरवाजे पर डाली। अतुल का इशारा समझ के हमें सर हिलाते हुए सचिन बाथरूम की तरफ चलने लगा। दोनों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। सचिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर थोड़ा नजदीक खड़ा हुआ। दरवाजा खोलने से पहले भीतर कुछ आहट महसूस होती है या नहीं, इसका जायजा लेने लगा। पीछे खड़ा अतुल भी अपनी सांसें रोक कर सब कुछ देख रहा था। बिल्कुल शांत, इतना सन्नाटा कि हल्की से हल्की आवाज भी वो बिल्कुल साफ सुन सकते थे। अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है या किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति अंदर मौजूद नहीं है। सचिन ने एक बार अतुल की और देखा। अतुल ने भी उसकी ओर देखते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाए इशारा समझ गया।
उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया ही था कि तबीयत डरावनी आवाज सचिन ने बिल्कुल साफ साफ सुनी। बाथरूम के उस दरवाजे पर तेज धार वाली चीज से हल्के हल्के खरोचने की आवाज, वो धीमी सी आवाज सुनकर सचिन ने अतुल की और देखकर कानों की तरफ इशारा करते हुए आवाज के बारे में इशारा से ही पूछा। अतुल्य भी हाम में गर्दन हिलाए, मतलब दोनों को वो आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों बिना आवाज की है बिल्कुल शांत अपनी सांसें रोककर एक ही जगह पर खड़े रहे और कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। दोबारा से सब कुछ एकदम शांत हो गया। अतुल की तरफ देखते हुए सचिन दबे पांव से दरवाजे